बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का कोर्स है जो इंशाल्लाह हम मिलकर पढ़ेंगे। मैं उबैदुल्ला हूँ। आपके बुक में चैप्टर नंबर 7 है सैम्पलिंग पे, उसकी आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एन इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग। मैं बराह रास्त सैम्पलिंग से शुरू नहीं कर रहा। कुछ आपका स्टैटिस्टिक 1 के कुछ बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता जाऊं इंशाल्लाह। इसके बाद हम डायरेक्ट सैम्पलिंग की तरफ चला जाएंगे। पहली बात तो यह है कि मैंने आपको जब ये सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताई थी कि स्टैटिस्टिक, जब ये सब्जेक्ट की बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स, वैसे बाद लोग स्टैटिस्टिक कह देते हैं, ये सही नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कैटलॉग में इस सब्जेक्ट का नाम स्टैटिस्टिक्स है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाद लोग कहते हैं इकोनॉमिक गलत है। इकोनॉमिक्स लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो बहरहाल हमारा ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। और जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, अभी हम इसका ज़रा मामूली एडवांस वर्जन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। बहरहाल statistics is defined as the art and science of collecting, analyzing, presenting and interpreting data. तो ये सब्जेक्ट है और ये बेसिकली साइंस है कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, उस डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं, उस डेटा को इंटरप्रेट करके उसके बेस पे फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, या उसके बेस पे हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे कर रहे हैं। पिछले इसमें जब आप स्टैटिस्टिक 1 पढ़ रहे थे तो आपने डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन वगैरह ये एरिया में काम किया था। अब आप समरीज वगैरह जनरेट की थी। अब आप जो है इंटरप्रेटिंग के एरिया में आ गए हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इस एरिया की बात हो रही है। स्टैटिस्टिक रेफर्स टू numerical facts such as averages, median, percentages, index number that help us understand a variety of business and economic situation. ये चीज़ें अब आपके लिए नई नहीं है। एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, परसेंटेजेस क्या, वगैरह वगैरह, ये सब आपको बिजनेस को समझने में हेल्प करते हैं। अब बिलफर्ज इस फिक्रे को देखें। A record high 11% of US homes are vacant. 11% of US homes are vacant. A glut created by housing booms and subsequent collapse. USA Today, February 13, 2009. अच्छा जी, अब इसे एक फिक्रे में आपको जो एक तो स्टैटिस्टिक की एक अहम खूबी यह है कि जो भी बात होती है तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ होती है। ये है फैक्ट्स एंड फिगर कि जी अमेरिकन के कितने हो घर जो है वेकेंट है, 11%, यानी हर 100 में 11 घर खाली हैं। और ये कहाँ से बता रहे हैं हम, तो ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग की एक अहम बात ये है कि हम सोर्स बताते हैं। जैसे यह बता रहे हैं कि यूएसए टुडे फरवरी 13, 2009, यूएसए टुडे में ये रिपोर्ट इस तारीख को आई है। अच्छा जी, अब ये साथ ही ये बता रहे हैं कि 11% घर जो खाली हैं, it is it's an unfortunate situation created by housing boom and subsequent collapse. यानी यही है ये 2008 और उससे पहले आसपास, बल्कि 2009 में भी अमेरिका में पहले जो हाउसिंग इंडस्ट्री में बूम आया और बाद में उसमें कलेप्स आया, तो ये उसके नताइज हैं। और तकरीबन 11% घर जो है ना
वो खाली हैं, दे आर वेकेंट। तो ये इसमें स्टैटिस्टिक क्या है, ये 11% इसमें स्टैटिस्टिक है, ये इसमें स्टैटिस्टिक है। बाकी कभी कभार स्टैटिस्टिक इस तरह नंबर के फॉर्म में होता है, कभी ग्राफ के फॉर्म में होता है, मुख्तलिफ सूरतों में ये होता रहता है। क्वांटिटीज कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल आर आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो अगर आप एक क्वांटिटी सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो उसको भी हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसके बजाय अगर आपने क्वांटिटी पूरे पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन आगे भी आ रहा है, इसलिए यहाँ मैं तफसील से बात नहीं कर रहा। स्टैटिस्टिक की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ रख दी हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको पिछली स्लाइड पर शेयर कर दिया आपके साथ। ये एक एग्जांपल मैंने शेयर कर दिया, लेकिन और भी कई एग्जांपल आपके लिए मैंने रखी हुई हैं। अच्छा जी, जैसे ये एक एग्जांपल देख लें, द डो जॉन इंडस्ट्रियल एवरेज क्लोज्ड एट 8721। ये जो अमेरिकन एक स्टॉक एक्सचेंज है, डो जॉन इंडस्ट्रियल एवरेज, तो वो कहाँ पर क्लोज हुआ है, वो 8721 पे क्लोज हुआ है। और यह है द वॉल स्ट्रीट जर्नल जून 2, 2009 की रिपोर्ट। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज, कभी कभार आप लोग कह देते हैं, अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वो इस जगह पर क्लोज हो गया। तो ये रूटीन में ये एग्जांपल्स आपको मिलती रहती हैं। या बिलफर्ज इसके देखें, द एवरेज वन वे ट्रेवल टाइम टू वर्क इज 25.3 मिनट्स, यूएस सेंसस ब्यूरो मार्च 2009। ये अमेरिकन सेंसस ब्यूरो वाले कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट है मार्च 2009 की, कि लोग घर से ऑफिस तक जो ट्रेवल करते हैं ऑन एवरेज वो 25.3 मिनट्स लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने कई एक स्टैटिस्टिक यहाँ डिस्कस की हुई है, सबका बताना ज़रूरी नहीं है। असल मकसद ये है कि आपको एक तो समझ आ जाए कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग किस तरह होती है, फ़िक्रे किस तरह, डेटा के बेस पर इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की जाती है और उसका सोर्स कैसे बताया जाता है। ये वो फ़िक्रे हैं डियर स्टूडेंट, जो इसका आपसे रिसर्च में लोग इस तरह के फ़िक्रों की रिसर्च में, प्रेजेंटेशन में, मैनेजमेंट में लोग आपसे इस तरह की रिपोर्टिंग को एक्सपेक्ट करते हैं। हवाई बातें लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि हमने जो स्टैटिस्टिक्स आपको बताई थी वो टेक्स्ट के फॉर्म में थी। यहाँ पर हम आपको जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, ये और चंद एक और स्लाइड्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स आपको नजर आएगी। और ये स्टैटिस्टिक जो है ये ग्राफ एंड चार्ट के फॉर्म में है। आमतौर पे मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफ और चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक बार ग्राफ है पाकिस्तान में पॉपुलेशन का, और ये पॉपुलेशन सेंसस वालों के वेबसाइट से मैंने लिया है। 1951 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1961 में इतनी हो गई, होते 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 2017 में हमारी इतनी पॉपुलेशन हो गई। ये इसके साथ 30 हमने ओमिट किए हुए हैं बाहर सबके साथ। इसी तरह ये एक और ग्राफ है, और ये बेसिकली पाई चार्ट है। सर्कल में आप पहले पिछले कोर्स में आप ये बात सीख चुके हैं। असल में कुछ लोगों से पूछा गया व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, और मुख्तलिफ लोगों ने जो जवाबात दिए तो उसका उन्होंने ग्राफ बना दिया। तो क्या बिलफरज बनाना 30% लोगों ने कहा है, पाइनएप्पल 20% लोगों ने कहा है, वगैरह वगैरह, और इस तरीके से ये पाई चार्ट बन गया। तो ये ग्राफ भी स्टैटिस्टिक शो कर रहा है, दोनों ग्राफ स्टैटिस्टिक शो कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लें, बाज़ औक़ात हम टेक्स्ट और ग्राफ दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको फाइनेंस में भी इसकी एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। बिलफरज 25% of American families have no saving at all. 25% families don't have any saving at all. ठीक है ना? या 40% working American are not saving for retirement. 62% American adults do not have an emergency fund to fall back on. यानी उनका इमरजेंसी फंड नहीं है कि अगर अचानक बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो वो करेंगे क्या। 62% अमेरिकन। हम पाकिस्तान की शिकायतें करते हैं, वहां पर भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है।
और कहना पड़ता है सूदी बैंकारी निज़ाम है, पूरी दुनिया को न छोड़ के इसराइल को दे रहा। अच्छा जी, एप्लीकेशन इन HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके पास इम्पोर्टेंट स्किल्स कौन से हैं? मैनेजमेंट से पूछा गया, 65% मैनेजर्स कह रहे हैं कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। 64% मैनेजर्स कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन, हमारे स्टूडेंट्स इसको बहुत कम अहमियत देते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अहम चीज़ है। और 55% मैनेजर्स कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन, दूसरे के साथ मिलकर चलना, टीम वर्क, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो पर्टिकुलर रोल है उसके मुताबिक आप में कोई स्किल है। बिलफर्ज कंप्यूटर रिलेटेड रोल है तो आपके कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स हैं कि नहीं। 42% मैनेजर्स कह रहे हैं कि ये स्किल्स होनी चाहिए। आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। 33% मैनेजर्स कह रहे हैं कि आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। और प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म यूजेज, आप एक खास प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसका अच्छा यूज आपको आना चाहिए। 20% मैनेजर। बिलफर्ज आप सब लोग ये लेक्चर अभी मुमकिन है स्कूली पर या गूगल क्लासरूम पर, जिस पर भी आप लोग देख रहे हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म है टीचिंग के लिए, तो आपको उस प्लेटफॉर्म का अच्छा इस्तेमाल आना चाहिए। तो HR के हवाले से ये पता चला कि आप में ये सलाहियतें होनी चाहिए। मैंने बहुत देखा है हमारे स्टूडेंट रोल स्पेसिफिक स्किल्स पर अहमियत देते हैं, हमारे रोल जो है प्रोग्राम प्लेटफॉर्म को अहमियत देते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को हमारे स्टूडेंट अहमियत नहीं देते, मिलकर पढ़ने को अहमियत नहीं देते, हालांकि इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल को तो लोग बहुत थोड़े लोग अहमियत देते हैं, हालांकि लैंग्वेज बहुत अहम है। लैंग्वेज बहुत अहम है, मुझसे पूछें तो सबसे ज़्यादा अहम यही है। और इसी तरह लीडरशिप। तो हमारे स्टूडेंट इन चीज़ों को, बिलफर्ज आप ऐसे गेम्स खेलें कि जिसमें आप कभी टीम के कैप्टन बने और लीड करें अभी से ही। अगर गेम्स में दिलचस्पी नहीं, तबलीगी जमात में वक्त लगा के कभी मौका मिले और तो अमीर बन जाए और लीडरशिप की सलाहियत अपनी निखारें। आगे जाते हैं जी, मार्केटिंग में इसकी क्या अहमियत है। अब ये देखें, ये रिपोर्ट जो है ये बता रही है फेसबुक वर्सेस गूगल शेयर ऑफ टोटल US डिजिटल एड मार्केट। अमेरिकन जो डिजिटल मार्केट में एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करते हैं अमेरिकन कंपनियां, उसमें कितना फेसबुक ले जा रहा है, कितना गूगल ले जा रहा है। अब 2016 में ये सिचुएशन थी, 40.8% जो है वो ये देखें ये गूगल ले जा रहा था और फेसबुक 17.1%। अगर आप गौर करें इन दोनों का टोटल 100 नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाकी जो पोर्शन था वो और जगहों पे जा रहा था, लेकिन दो बड़ी जगह जहां पर एडवर्टाइजमेंट जा रही थी वो गूगल और फेसबुक था। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि गूगल की आमदन कितनी है या फेसबुक की आमदन कितनी है, आप अंदाजा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसी तरह फिर 2017 में क्या था, 18 में क्या था वगैरह, ये सिचुएशन आपके सामने आ रहा है। आगे जाते हैं जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सैम्पलिंग की तरफ। ये थोड़ा सा आपके पुराने सब्जेक्ट्स की, आपके सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक की आपकी अहमियत थी। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से स्पेसिफिक में सैम्पलिंग पे डिटेल में बात करना चाहूंगा। चले जी, सैम्पलिंग क्या है? इसके लिए कुछ तो पहले तो मैंने कुछ इब्तदाई किस्म के आइडियाज आपसे डिस्कस किए हैं, इसी दौरान सैम्पलिंग भी डिफाइन हो जाएगी, कई एक बातें हो जाएंगी। सैम्पलिंग के लिए मेरा एक फिक्रा याद रखें, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम मुट्ठी भर चावल देग से उठाकर पूरे देग का अंदाजा कर लेते हैं। हम देग से मुट्ठी भर चावल उठा लेते हैं, चख लेते हैं और पूरी देग का अंदाजा कर लेते हैं, उसका नमक कैसा है, मसाला कैसा है वगैरह। अब इसमें ये पूरी देग है, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, और ये जो मुट्ठी भर हमने उठाए हैं ये सैंपल है, ठीक है ना जी। तो पूरी देग हो जाएगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब खामखा इंसानों की पॉपुलेशन नहीं है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये एक पॉपुलेशन है और उससे आप सारे नहीं, उससे एक छोटा पोर्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी पॉपुलेशन से थोड़े लोग आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कीजिए, पॉपुलेशन से आप कुछ सेलेक्ट करते हैं, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं।
और फिर वो प्रोसेस के जब इस सैंपल के बेस पे इस पूरे पॉपुलेशन के फैसले हम करते हैं तो उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। अब आपको समझ आ रही है सब्जेक्ट का नाम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। वो ये एरिया है, ये इन्फ्रेंस के एरिया, सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन के फैसले कैसे करते हैं, ये इन्फ्रेंस या ये वो जगह। अच्छा जी, तो पॉपुलेशन और सैंपल की थोड़ी सी बात। एक मसला थोड़ा सा है, वो ये है कि हम कई दफ़ा हम सैंपल पॉपुलेशन अलग होती है और टारगेट पॉपुलेशन अलग होती है। कई दफ़ा हमारे सामने ये मसाइल हो जाते हैं कि पूरी पॉपुलेशन किसी वजह से हम पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर पेप्सी वाले पूरे पाकिस्तान से अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उनके इनकम को, उनके प्रेफरेंसेस को, उनकी हॉबीज़ को और चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान उनका टारगेट पॉपुलेशन है। लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में अमन की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ सर्वे के लिए लोग नहीं भेजे जा सकते। लिहाजा सैंपल पॉपुलेशन मुमकिन है कि वो सारी ना हो जो टारगेट पॉपुलेशन है। मुमकिन है कि सैंपल पॉपुलेशन हमारी मुख्तलिफ हो, यानी उस पॉपुलेशन से कुछ हिस्से निकाल लें, बिलफर्ज बाज़ ऐसे अजला या उसके कुछ सेलेक्टेड इलाके निकाल लें जहाँ पर अमन अमान की हालत बहुत ख़राब है, और बाकी एरिया जो है वो सैंपल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो सैंपल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन का वो हिस्सा होता है कि जिससे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ये पूरे पॉपुलेशन से जो टारगेट पॉपुलेशन है उससे ज़रा छोटा होता है। अच्छा, टारगेट पॉपुलेशन के बजाय आप टारगेट मार्केट भी कह सकते हैं। टारगेट पॉपुलेशन के बजाय आप टारगेट मार्केट भी कह सकते हैं अगर मार्केटिंग के लफ्ज़ यूज़ करें। अच्छा जी, पॉपुलेशन के एक मेंबर को हम एलिमेंट कहते हैं। पॉपुलेशन के एक मेंबर को हम एलिमेंट कहते हैं और सैंपल के एक एलिमेंट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखें, ये एक पर्सन है, ये पॉपुलेशन में है, ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया। ये एक और पर्सन है, ये भी उसी पॉपुलेशन में, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है। इन तमाम एलिमेंट से हम कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके सैंपल में ले आते हैं, ठीक है। कुछ सारे सेलेक्ट नहीं करते, कुछ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब कुछ हम सेलेक्ट करके सैंपल में ले आते हैं तो जो सैंपल में आ जाएंगे तो हम उनको स्टडी करेंगे। इन पूरे को हम स्टडी नहीं करते, लेकिन इनमें से वो जो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए उनको हम स्टडी करते हैं। तो जिनको हम स्टडी करते हैं वो उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। पॉपुलेशन के मेंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं, सैंपल के मेंबर्स को सब्जेक्ट कहते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो एलिमेंट भी होता है क्योंकि वो पॉपुलेशन का भी मेंबर होता है, लेकिन हर एलिमेंट का सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। आगे जाते हैं जी। कोई सी ऐसी क्वांटिटी जो आप पूरे पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं उसका हम पैरामीटर कहते हैं, और वही क्वांटिटी बेशक उसी फार्मूले से आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। बिलफर्ज आपने इस पूरे पॉपुलेशन के लोगों की एवरेज हाइट मालूम कर ली, इन सब की एवरेज हाइट मालूम कर ली, तो ये पैरामीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन चंद एक लोगों की एवरेज हाइट मालूम कर ली तो ये स्टैटिस्टिक हो जाएगा। जो क्वांटिटी आप सैंपल से कैलकुलेट करते हो वो स्टैटिस्टिक हो जाता है, जो क्वांटिटी पूरे पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हो वो पैरामीटर हो जाता है। अलबत्ता ये याद रखें कि पूरे पॉपुलेशन से अक्सर हम कैलकुलेशन नहीं करते, हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अक्सर औकात ये जो तस्वीर में हमने छोटा सा बताया है ये एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, सैंपल काफ़ी छोटा होता है। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है और इसलिए अक्सर औकात हमारे लिए इसको स्टडी करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है ना। तो पैरामीटर इस वजह से कि हमने पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया तो पैरामीटर हमें अननोन होता है। स्टैटिस्टिक इस वजह से नोन होता है कि सैंपल छोटा होता है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं और उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो स्टैटिस्टिक नोन होता है। अच्छा जी, पैरामीटर को एक अननोन तो मैंने बता दिया, इसको अननोन कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये एक पॉपुलेशन के ये उसी तरह रहता है, एक पॉपुलेशन के लिए ये एक जैसा रहता है। हाँ, अगर पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ बदल जाए तो शायद बदल जाए, लेकिन आमतौर पे एक खास वक्त पे ये एक जैसा रहता है। स्टैटिस्टिक जो है इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। बिलफर्ज इसी पॉपुलेशन से एक स्टूडेंट ने ये सैंपल लिया, एक दूसरे स्टूडेंट ने एक और सैंपल लिया, तो इन दो स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट एक जैसा नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के सैंपल मुख्तलिफ।
बाकी पूरे पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसको हम सेंसस कहते हैं। पूरे पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये सेंसस है। मैं बता चुका हूं कि सेंसस बहुत महंगा पड़ता है और ये अक्सर लोग नहीं करते क्योंकि ये बहरहाल बहुत महंगा होता है। जैसे पाकिस्तान में मरदमशुमारी होती है, ये सेंसस है, ये गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट भी रोज रोज नहीं कर सकती। और 10-10 साल बाद, कितने कितने सालों बाद ये सेंसस किया जाता है। इसी तरह आपके पास वोटर्स से वोटिंग करना, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना, ये भी सेंसस की एग्जांपल है। सैंपल सर्वे क्या है कि आप सबको स्टडी नहीं करते, एक छोटे सैंपल को स्टडी करते हैं। सेंसस भी सर्वे होता है, सैंपल सर्वे भी सर्वे होता है। बहरहाल सैंपल, इस छोटे से पोर्शन को स्टडी करने को सैंपल सर्वे कहते हैं और इस पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करने को सेंसस कहते हैं। अच्छा जी, सैम्पलिंग दो तरीकों से हो सकती है, सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट? पहले मैं विदाउट रिप्लेसमेंट बताऊंगा। आप एक बंदा पॉपुलेशन से सेलेक्ट करके सैंपल में ले आते हैं, उसकी हाइट मालूम करके उसको कहते हैं जनाब आप तशरीफ ले जाए। दोबारा उसको सेलेक्ट नहीं करते, दोबारा उस बंदे को सेलेक्ट नहीं करते। तो इसको जब दोबारा सेलेक्ट नहीं करते, पहला बंदा सेलेक्ट किया, स्टडी किया और उसको उसके जो है नाम लिस्ट से काट दिया कि ये अब दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता, इसको कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, के लिस्ट से नाम काट लिया। ठीक है ना, लिस्ट हमारे पास अक्सर अवेलेबल होती है पूरे पॉपुलेशन की और उसको हम फ्रेम कहते हैं। ये आगे आ रहा है बाहर, तो फ्रेम से या लिस्ट से आपने उसका नाम काट लिया, जिसको स्टडी कर लिया एक दफा। फिर उसके बाद दूसरे आदमी को आप उठाते हैं और उसको स्टडी करते हैं और फिर उसका नाम भी सैंपल से, पॉपुलेशन से काट लेते हैं, यानी वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। ये है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है कि आप एक बंदा सेलेक्ट करते, स्टडी करते, लेकिन उसका नाम लिस्ट से नहीं काटते। जब दोबारा रेंडमाइजेशन करते हैं तो मुमकिन है कि वो बंदा दोबारा सेलेक्ट हो जाए, तो ये जो पहले बंदा दोबारा भी सेलेक्ट हो सकता है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, आपने पहले जो स्टैटिस्टिक पढ़ा था वो था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि वो स्टैटिस्टिक जो एक सिचुएशन को एज इट इज डिस्क्राइब कर दे, एक सिचुएशन को एज इट इज डिस्क्राइब कर दे। लेकिन जब आप उस डिस्क्रिप्शन के बेस पे फ्यूचर के फैसले करते हैं, सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन के इन्फ्रेंसेस लेते हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव से आगे जा रहे हैं, अब आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आ गए। बहरहाल अभी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के एक एग्जांपल ऊपर बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कई एक बताए हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, इधर मैं फिर वापस आ जाऊंगा और उधर ही मैं आपको क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डेटा भी बता दूंगा। क्रॉस सेक्शनल डेटा वो होता है जो वन पॉइंट ऑफ टाइम कलेक्ट किया जाता है, बार बार कलेक्ट नहीं किया जाता, और टाइम सीरीज डेटा वो होता है जो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बार बार कलेक्ट किया जाता है। बहरहाल तो चले ये दोनों की एग्जांपल में इधर ऊपर जाके आपको फिर बता रहा हूँ। अब बिलफर्ज ये देखें, ये डेटा टाइम सीरीज है क्योंकि ये स्टडी देखें 2016 में हुई है, ये 17 में फिर हुई है, 18 में फिर हुई है, 19 में फिर हुई है, 20 में फिर हुई है। इस तरह के डेटा को हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ठीक है ना जी, इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ठीक है, लेकिन है ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। बिलफर्ज अगर आप इसके बेस पे ये फैसला करें कि 2025 में गूगल का मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंने इस छोटे से डायग्राम में ही आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी बता दिया और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक भी। ये खुद तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, लेकिन अगर इसके बेस पे आप 2025 में गूगल का या फेसबुक का मार्केट शेयर कितना हो जाएगा उसका अंदाजा लगाते हैं, तो ये एस्टिमेशन करते हैं, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे में, लेकिन मैंने इसमें टाइम सीरीज डेटा बता दिया, अब एक और डेटा बता रहा हूँ। अब ये डेटा देखें, इसमें टाइम कहीं नहीं है, ये एक दफा सर्वे किया गया है, बार बार नहीं किया गया। ये जो है या आपके पास जो है ना क्रॉस सेक्शन डेटा, ये क्रॉस सेक्शन डेटा, ये डेटा भी आपके पास क्रॉस सेक्शन है, इसमें टाइम कहीं नजर नहीं आ रहा।
ठीक है ना जी। और ये सारा जाहिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये देखें, ये भी सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, लेकिन टाइम सीरीज है। ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है और टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज इधर टाइम नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, ये एक सिचुएशन को कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ, इसके बेस पे आप बताना चाहते हैं 2025 में पाकिस्तान की आबादी क्या हो जाएगी, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हो जाएगा। और आपका मौजूदा स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के मुतालिक है। इसी तरह ये जो है डेटा, इसमें आपको टाइम कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। और ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है और ये क्रॉस सेक्शनल डेटा, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो होपफुली आपको क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की कुछ समझ आ गई होगी। आगे जाते हैं, ये जो सैंपलिंग आप करते हैं इसके क्या फायदे हैं। अब आप देखें, आप इतने बड़े पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो आपके रिसोर्सेज बहुत लगेंगे, पैसा बहुत लगेगा, वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, इक्विपमेंट बहुत लगेगा। आप इसकी मिसाल इस तरह समझें कि पेप्सी पूरे पाकिस्तान के लोगों को स्टडी करे तो उसका कितना खर्च आएगा, और पूरे पाकिस्तान से एक 10,000 लोगों को जो रेंडमली मुख्तलिफ इलाके से सेलेक्ट किए गए हैं उनको स्टडी करेगा तो फिर कितना खर्च आएगा। जाहिर है 10-20 करोड़ की आबादी को 10,000 को स्टडी करने में फर्क तो होगा ना। तो आप जब सैंपल करते हैं तो आप पैसा बचाते हैं, आप वक्त बचाते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स बचाते हैं, आप इक्विपमेंट बचाते हैं। ये बहुत ह्यूज एडवांटेज है सैंपलिंग का, ठीक है ना जी। आप पैसा बचाते हैं, आप टाइम बचाते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स बचाते हैं एक, और आप इक्विपमेंट बचाते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं बचाते, सैम्पलिंग सेव्स द पॉपुलेशन इटसेल्फ। सैम्पलिंग सेव्स द पॉपुलेशन इटसेल्फ। बिलफर्ज मैंने बिल्कुल शुरू में एक बात बताई थी सैम्पलिंग में कि हम मुट्ठी भर चावल लेकर पूरे देग का, मुट्ठी भर चावल देग से उठाते हैं, उनको चख कर पूरे देग के जायके का अंदाजा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने सैम्पलिंग के बजाय उसमें सेंसस स्टडी कर लिया, पूरी देग खा ली, तो मेहमानों के सामने क्या रखें। तो जाहिर है कि आपने पूरे पॉपुलेशन को बचा के रखना है, तो उसके लिए भी सैम्पलिंग जरूरी है। इसी तरह सैम्पलिंग अलाउज द यूज ऑफ बेटर रिसोर्स एंड इक्विपमेंट। सैम्पलिंग का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि या आप बेहतर रिसोर्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और आप लोगों को कह रहे हैं कि जी जाके उनको स्टडी करें, तो मुमकिन है कि आप बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह का बिलफर्ज आपका पहले इरादा था कि जी MMSC नौजवानों को लूंगा। MMSC नौजवान कितने जो पूरे पाकिस्तान को स्टडी करेंगे, लेकिन जब आपने पूरे पाकिस्तान को स्टडी करना है तो मुमकिन है कि बाद में आप इस पे आ जाए कि यार इस तरह करेंगे कि प्राइमरी टीचर को ले लेंगे, वो भी बड़े काबिल होते हैं। लेकिन इस तरीके से आप रिसोर्स की क्वालिटी गिरा रहे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आपने कमजोर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, पहले आपका इरादा था कि पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे और उन सबको कंप्यूटर देंगे, लेकिन अब पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, किस किस को कंप्यूटर देंगे और लैपटॉप देंगे। नतीजतन आपने कहा भाई यार चलो जी वो सादा कैलकुलेटर भी काफी होगा, तो आप कमजोर इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। और जब आप ह्यूमन रिसोर्स कमजोर इस्तेमाल करते हैं, जब आपके इक्विपमेंट कमजोर इस्तेमाल करते हैं, जब पैसा थोड़ा देते हैं तनख्वाहों में, तो ओवरऑल आप जो है ना सर्वे की क्वालिटी गिरा रहे होते हैं। लेकिन जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो वो इतने थोड़े लोग होते हैं कि उनको स्टडी करने के लिए आपको बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए होता, आपको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए नहीं होता, तो आप उन लोगों को अच्छे रिसोर्सेज दे सकते हैं। गाड़ियां दे सकते हैं, कंप्यूटर दे सकते हैं, मोबाइल्स दे सकते हैं, कैमरा फिटेड मोबाइल दे सकते हैं, और इसी तरीके से उनको कह सकते हैं कि जाके इस तरीके से सर्वे करो, अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। काफी पैसा बावजूद ये कि फीकस तनख्वाह ज्यादा भी दे, तो पॉपुलेशन को स्टडी करने के थोड़ी थोड़ी तनख्वाह से ये तनख्वाह ज्यादा भी हो फिर भी बहुत थोड़ी हमें पड़ जाती है, बड़ी सेविंग हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात और ये मसाइल हो जाते हैं, पॉपुलेशन में भी इनएक्सेसिबल। बाज़ औक़ात पॉपुलेशन जो है इनएक्सेसिबल किसी वजह से भी इनएक्सेसिबल हो सकती है या कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा कि बाज़ औक़ात बाज़ इलाकों में अमन अमान के मसाइल हो सकते हैं, बाज़ इलाकों में सड़कें नहीं हैं,
वहां तक पहुंचना जो है इंतहाई मुश्किल है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहाड़ी इलाके वगैरह वगैरह। तो इस सूरत में हमें जो है ना उस पॉपुलेशन तक पहुंचना और उनको स्टडी करना मुश्किल हो सकता है, और हम सैंपल कैसे हो, हमारे पास कोई सूरत नहीं रहती। और सैम्पलिंग से अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ डेटा भी बहुत कम हो जाता है बिलफर्ज। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि ये जो इस कलर में नजर आ रहा है, ये बंदा और ये बंदा जिनका कलर हमने एक शो किया, सपोज कि एक पर्टिकुलर बात जो हम स्टडी कर रहे हैं, फर्ज करें हम इन लोगों की हॉबी स्टडी कर रहे हैं और ये तीनों लोग बेसिकली एक ही हॉबी है उनकी, तो अगर उनमें से सैंपल में एक भी आ जाए तो काफी है, क्योंकि वो ये बाकी दो भी साथ आ जाते तो वही पुरानी बातें दोहरा रहे होते। तो अगर हम इस तरह का सैंपल ले सके कि जो पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हर किस्म के लोग उसमें आ जाएं, तो ये छोटा सा सैंपल पूरे पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इस सिलसिले में हमको जरूरी एहतियातें करते हैं कि सैंपल जो है पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। अच्छा जी, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का प्रोसेस क्या है, आप क्या करते हैं इस प्रोसेस, इस सब्जेक्ट में आप क्या करते हैं। ये डायग्राम तो मैं आपको कई दफा ऊपर भी बता चुका हूं, अब इसको एक और डायग्राम की मदद से बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये करते हैं कि पॉपुलेशन को अपनी डिफाइन करते हैं। बिलफर्ज ये कंपनी अपनी पॉपुलेशन डिफाइन कर रही है, ये कंपनी असल में बल्ब बनाती है, इस कंपनी में बल्ब बनते हैं और इस कंपनी ने एक खास किस्म का नया फिलामेंट इजाद किया हुआ है, तो वो उस बल्ब में वो फिलामेंट डाल के उसको चेक करना चाहते हैं। उनको दिलचस्पी इस पर है कि ये नए फिलामेंट वाले बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है, मतलब अगर इसको ऑन करके छोड़ दिया जाए तो ये कितने अरसे बाद ये जल जाएगा, वो उस बल्ब की लाइफ को मालूम करना चाहते हैं, एवरेज लाइफ। तो ये पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल बल्ब मैन्युफैक्चर्ड विद न्यू फिलामेंट, एवरेज लाइफ टाइम इज अननोन, और ये जो अननोन है एवरेज लाइफ टाइम, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। इसके बाद आप इससे क्या करते हैं, आप इससे 200 बल्ब का इन्होंने एक सैंपल ले लिया, पहले 200 बल्ब ले लिए, नए फिलामेंट के साथ बना दिए और उनको ये सैंपल ले लिया। ये जो पहले 200 बल्ब लिए हैं ये सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए, इनको हम स्टडी करेंगे, क्या स्टडी कर रहे हैं। द सैंपल डेटा प्रोवाइड अ सैंपल एवरेज लाइफ, बेसिकली इन्होंने दरमियान की बात नहीं बताई, इन्होंने ये किया कि ये 200 बल्ब किसी जगह पर इंस्टॉल कर लिए हैं, ऐसी जगह पर जहां कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, ताकि वो मुसलसल ऑन रहे, और फिर ये देखना शुरू कर दिया कि उनकी लाइफ कितनी है, एक बल्ब कब ऑफ होता है, जब ऑन कर दिया जाए तो कब ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक और बात भी पता चली कि इस पूरे स्टडी में बड़ा खर्चा होता है, 200 बल्ब इंस्टॉल करना है और दिन रात चलते रहे तो वो तो काफी बिजली खा जाएंगे और काफी बिल आ जाएगा बिजली का। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर 200 के बजाय 2000 हो जाए तो ये सर्वे का कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है, इस पूरे प्रोसेस में हमें काफी कॉस्ट पड़ता है। बहरहाल 200 बल्बों का इन्होंने इंस्टॉल किया और उनकी हर बल्ब की लाइफ मालूम कर दी और फिर उनकी एवरेज लाइफ मालूम कर दी। एवरेज लाइफ इस 200 बल्ब की मालूम है, वो है 76 आवर्स पर बल्ब, और ये अब स्टैटिस्टिक है, ये अब स्टैटिस्टिक है जो इस सर्वे से हमें मिल गया, ठीक है ना जी। अब इस स्टैटिस्टिक के बेस पे हम इन्फ्रेंस कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि जी पॉपुलेशन में भी द सैंपल एवरेज इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन एवरेज। हमने इसके बेस पे कहा कि जी इस पॉपुलेशन में भी बस ठीक है, उनका भी एवरेज लाइफ जो है 76 आवर्स होगा। हालांकि हमने इनका मालूम नहीं किया, हमने इन 200 का मालूम किया, लेकिन इसके बेस पे हमने इसको अंदाजा कर दिया, ये है इन्फ्रेंस, ये इन्फ्रेंस है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आप ये वाला काम करेंगे, आप ये वाला काम करेंगे। ये कैलकुलेशन एवरेज की कैलकुलेशन आप पहले सीख चुके हैं, ये अहम नहीं है, आप बेसिकली इस काम के तरीके सीखेंगे। चले जी आगे जाते हैं। अच्छा जी, ये वो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी जो इतनी देर में आपको बताता रहा हूं, मैंने फिर भी कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सेंसस क्या है, सैंपल सर्वे, एलिमेंट, सब्जेक्ट, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, ये मैंने इनको डिफाइन किया हुआ है कि आपको फिर भी आसानी हो। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है, फ्रेम क्या है। फ्रेम ये वो है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ये लिस्ट हमेशा अवेलेबल नहीं होती,
कई दफ़ा हमें बनानी पड़ती है, कई दफ़ा इसका बनाना ही पूरी मुसीबत हो जाती है। सैम्पलिंग में लिस्ट बनाना बहुत बड़ा मसला होता है, तो इस पर भी काफ़ी खर्चा आता है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने डिफाइन कर दी, एक दो मैंने डिफाइन नहीं की, वो मैं अभी कर रहा हूँ। रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है? रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, याद रखें एक ही चीज़ है। रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ही चीज़ है। When every element का मतलब है every a member in population, when every element has some chance of being selected as subject to be studied. रैंडम सैंपल कौन सा होता है? अगर पॉपुलेशन का हर एलिमेंट का सैंपल में आने का कुछ ना कुछ नॉन जीरो चांस हो। ये जरूरी नहीं है कि तमाम एलिमेंट का चांस बराबर हो, खैर है कुछ का ज्यादा कुछ का कम हो जाए, इस पे हमें एतराज नहीं है। हमें असल मसला इससे है कि हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ चांस होना चाहिए और वो चांस नॉन जीरो, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो उसका सैंपल में आने का कोई चांस नहीं रहा। जब हर एलिमेंट का सैंपल में आने का कुछ ना कुछ चांस हो तो इसको हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। Random sampling is a type of simple random sample is a type of random sampling. अच्छा, हमारे कई स्टूडेंट जो हैं, मैंने ये देखा है कि वो कंफ्यूज करते हैं रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को एक समझते हैं। याद रखें, रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आगे मैं इसकी और टाइप्स भी बताऊंगा। फिलहाल ये याद रखें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है। और सिंपल रैंडम सैंपल में ये होता है कि पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट का चांस आपस में बराबर होता है, सैंपल में आने का चांस बराबर होता है। या तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि सबका चांस है, ये नहीं कहा था कि वो बराबर है। सिंपल रैंडम सैंपल में वो चांस बराबर हो जाता है, बस ये बात है। अच्छा जी, ये जो रैंडमाइजेशन करते हैं, हम रैंडमली एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उस हम कोशिश करते हैं कि अपनी पर्सनल लाइक डिसलाइक ख़त्म कर लें और पॉपुलेशन से जो एलिमेंट सेलेक्ट करें सैंपल में, वो रैंडमाइजेशन के थ्रू सेलेक्ट करें। तो ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड है, ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड है और एडवांस साइंटिफिक स्टडीज़ में रैंडमाइजेशन इस्तेमाल होती है। और मकसद इसका ये होता है कि हमारी पर्सनल लाइक डिसलाइक इसमें ख़त्म हो जाए। और यानी ये रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर काफ़ी साइंटिफिक तरीकाकार है, लेकिन इसका अपोजिट है, अपोजिट ऑफ रैंडमाइजेशन इन सैम्पलिंग इज कन्वीनियंस। सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन का जो अपोजिट है उसको हम कन्वीनियंस कहते हैं। कन्वीनियंस क्या है कि वो हम पॉपुलेशन के वो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो हमें कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं आसानी से, और जब हम अपने कन्वीनियंस को देखते हैं तो जो हमें कन्वीनियंट नहीं होते हैं उनका सैंपल में आने का कोई चांस नहीं रहता। नतीजतन ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं रहती, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। तो बहरहाल ये कन्वीनियंस आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा, अ फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन ऑल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो जो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं, उनमें आपको हर जगह कन्वीनियंस नजर आएगा। अच्छा जी, ये रैंडम वैल्यू कैसे जनरेट की जाती है, ये रैंडमाइजेशन कैसे की जाती है, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल की मदद से। हमारे पास होता है रैंडम वैल्यू जनरेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है रैंडम वैल्यू जनरेटर। उसकी मदद से हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ये आपके कैलकुलेटर में भी होता है। अपने कैलकुलेटर का ज़रा हेल्प जो है इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा अपने कैलकुलेटर, क्योंकि ये कैलकुलेटर एक स्टूडेंट और दूसरे के साथ मुख्तलिफ होता है, लिहाजा बहुत मुश्किल है यहाँ से मुझे तमाम स्टूडेंट को कैलकुलेटर पे हेल्प करना, इसलिए मैं सिर्फ एक्सेल में बता रहा हूँ। लेकिन हर कैलकुलेटर में रैंडम वैल्यू जनरेटर होता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेट ऑफ रैंडम नंबर टेबल। जब तक हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेटर नहीं था तो हम एक खास चीज़ इस्तेमाल करते थे जिसको रैंडम नंबर टेबल कहते हैं, और आपकी बुक में इस तरह का एक पेज रैंडम नंबर टेबल का अभी भी गिवन है, लेकिन अब ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। रैंडम नंबर सिंपल में रैंडम नंबर टेबल अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब जो इस्तेमाल होता है वो रैंडम वैल्यू जनरेटर इस्तेमाल होता है।
और ये अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक्सेल में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो लेकिन ये रैंडमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए जी आगे जाते हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मैं रैंडमाइजेशन एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले आप सिंपल रैंडम सैंपल हम सेलेक्ट किस तरह करते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल एक बाज़-औक़ात फाइनाइट पॉपुलेशन होती है और बाज़-औक़ात इनफिनिट पॉपुलेशन होती है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन में कैसे सेलेक्ट करते हैं और इनफिनिट पॉपुलेशन में कैसे सेलेक्ट करते हैं। A simple random sample of size n from a finite population of size n is a sample selected such that each possible sample of size small n has the same probability of being selected. इसमें क्या है, आइडिया ये है कि आपके पास टोटल कैपिटल एन एलिमेंट होते हैं। ये कैपिटल एन क्या है, ये पॉपुलेशन में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये कैपिटल एन उसको डिनोट करता है। बिलफर्ज अगर सेम पेप्सी वालों की बात करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लोग चूंकि उनके टारगेट मार्केट में हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान की टोटल आबादी है कैपिटल एन वो हो जाएगा। स्मॉल एन सपोज वो 10,000 लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 10,000 लोग जो है वो स्मॉल एन हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक फाइनाइट पॉपुलेशन है, एक खास तादाद में लोग हैं हमारे पास और उसमें हमने 10,000 लोग सेलेक्ट करते हैं और आमतौर पर इसके लिए रैंडमाइजेशन की जाती है। ये थोड़ी देर में ये रैंडमाइजेशन मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से बता दूंगा। रैंडम सैंपल फ्रॉम इनफिनिट पॉपुलेशन, लेकिन अगर पॉपुलेशन किसी वजह से इनफिनिट हो, बिलफर्ज आप जो है ना अटक के पुल के पास खड़े हैं एक खास जगह पर और आप उधर से गुजरने वाले हर 15 मिनट में गुजरने वाले गाड़ियों की ये मालूम कर रहे हैं कि इस 15 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजरी, हर 15 मिनट में उनमें कारें कितनी थी, ट्रक कितने थे वगैरह वगैरह। हर 15 मिनट के बाद आप एक सैंपल लेते हैं, एक 15 मिनट के बाद लेते हैं, फिर घंटा 2 घंटा सफर करके फिर एक 15 मिनट बाद लेते हैं, फिर एक 15 मिनट बाद लेते हैं। अब ये पॉपुलेशन कभी खत्म नहीं होती। दिस इज एन इनफिनिट पॉपुलेशन। इनफिनिट क्यों है, क्योंकि ये सर्कल में लगा है। पेशावर से जो गाड़ी लाहौर जाती है वो किसी न किसी दिन वापस भी आती है, तो ये सर्कल में लगने की वजह से ये पॉपुलेशन इनफिनिट हो गया है। और जब आप इस तरह करते हैं तो उसमें अहम बात ये होती है कि आपने सबसे पहले एक तो ये इंश्योर करना होता है कि ईच एलिमेंट सेलेक्टेड कम फ्रॉम सेम पॉपुलेशन एंड ईच एलिमेंट इज सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। ठीक है ना जी। बिलफर्ज आप ये ना करें कि जी अभी इस 15 मिनट में सेलेक्ट कर लिया तो अगले 15 मिनट में भी लाजमन सेलेक्ट करूंगा। तो इस तरह का एक 15 मिनट के इंटरवल का दूसरे 15 मिनट के इंटरवल से कोई ताल्लुक ना हो, तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सैंपल सिलेक्शन का है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अब हम आ जाते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। सपोज कर ले कि ये जो फॉर्चून मैगजीन है, Fortune magazine publishes data on sales, profit, assets, stock holders, equity, market value, earning per share of 500 largest US industrial corporation. ये Fortune वाले तो ये करते हैं, हर एक को पता है। Assume that you want to select a simple random sample of 10 corporation from 500 list. ठीक है, चले मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ। ये मैंने इसका आपके लिए ये जगह भी उठाई हुई है। ये मैं आपको जो है इसकी कंप्यूटर पे ये जगह बता देता हूँ कि वो लिस्ट कहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। कंट्रोल सी करके और मैं कंप्यूटर में जाके वहाँ कंट्रोल वी कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये अभी आ जाएगा। ये देखें फॉर्चून की वो लिस्ट है 500 कंपनीज की। ठीक है, इसमें आप नीचे आए। ओहो, एक मिनट, ये वो लिस्ट शुरू हो गई है। देखें वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, एक्सॉन मोबिल है, एप्पल है, वगैरह वगैरह ये कंपनियां हैं। और ये पहले पेज है, इसके बाद दूसरा तीसरा पेज आप चलते जाएं तो आपको और जो है ये मिलते जाएंगे। ये 500 कंपनीज हैं, फॉर्चून के 500 कंपनीज हैं। सपोज हम इनमें से 10 कंपनियां सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है।
अब मैं एक्सेल में जाके आपको ये प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है, कि इनमें से 10 कंपनियां हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं काफी प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको बात समझ आ जानी चाहिए। सपोज हम इस तरह कहते हैं कि जी इक्वल टू रेंज बिटवीन और हमारे पास 01 से लेके 500 तक, क्योंकि ये हमारे पास टोटल कंपनियां हैं तो हमें एक नंबर बता दो। तो उसने कहा जी 187 नंबर कंपनी उठा ले, और चले जी इसको मैं जरा ड्रैग कर लेता हूँ था सैंपल ऑफ साइज 10 पूरा हो जाए। तो ये जी हमारा सैंपल ऑफ साइज 10 हो गया। सबसे पहले वो कह रहे 402 नंबर कंपनी उठा ले, तो हमने इसमें जाके वो लिस्ट में 402 नंबर कंपनी, वो आगे जाके फिर हम देख लेंगे कि वो कौन सी कंपनी है, फिर कौन सी कंपनी उठानी है, फिर 129 नंबर पे उठानी है, तो उसी लिस्ट में आगे जाके 129 पे जो कंपनी होगी वो उठा लेंगे। 278, 388, 346, 51, 461, इसी तरह 454, 449 और 148, ये वो मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो हमने उठाने हैं। ये 500 से 1 और 500 के दरमियान ये हमारे पास सैंपल आ गए। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये सैंपल हम कैसे लेते हैं, तो ये यूज रैंडम नंबर फ्रॉम योर कैलकुलेटर और जनरेट रैंडम नंबर विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया, एक्सेल से कर लिया। टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइज 10, कंप्लीट लिस्ट ऑफ दिस कंपनी में बी फाउंड एट दिस एड्रेस। तो यहां पर मैंने आपको सैंपल सिलेक्शन का बता दिया, और चूंकि ये 500 कंपनियां हैं तो ये सैंपल सिलेक्शन कौन सी हुई, ये फाइनाइट पॉपुलेशन से हमने 10 कंपनियां सेलेक्ट कर, ये वाला था सिंपल रैंडम सैंपल। अलबत्ता अगर इनफिनिट पॉपुलेशन हो तो हम सिंपल रैंडम सैंपल के बजाय रैंडम सैंपल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैटिस्टिक के पास एक स्टैंडर्ड है, समझे। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। इनफिनिट और फाइनाइट पॉपुलेशन में फर्क क्या है, ये मैंने कुछ थोड़ा सा ये किया है, क्वेश्चन आपके बुक से ही उठाया है। Indicate which of the following situation involves sampling from finite population and which involves sampling from infinite population. कौन सा पॉपुलेशन फाइनाइट है, कौन सा इन्फिनिट है। इन केस वेयर सैंपल पॉपुलेशन इज फाइनाइट, डिस्क्राइब हाउ यू वुड कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम। क्योंकि फ्रेम इन्फिनिट में तो कंस्ट्रक्ट नहीं होता, फाइनाइट ही में कंस्ट्रक्ट होता है। Obtain a sample of licensed driver in the state of New York. न्यूयॉर्क पे लाइसेंस ड्राइवर, तो जो लाइसेंस डिपार्टमेंट है उनके पास तमाम लाइसेंस ड्राइवर की लिस्ट होगी, वो हमारे पास फ्रेम हो जाएगा, और ये खास तादाद होगी, ये फाइनाइट पॉपुलेशन हो गई। Obtain a sample of boxes of cereal produced by ब्रेकफास्ट कंपनी। अब ब्रेकफास्ट कंपनी सीरियल वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और हर आन घड़ी मजीद बॉक्सेस प्रोड्यूस हो रहे, तो ये इनफिनिट पॉपुलेशन है, यह कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। Obtain a sample of car crossing a Golden Gate Bridge on a typical weekday। जाहिर है कि ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, और नतीजतन जो है ना ये इनफिनिट पॉपुलेशन। Obtain a sample of students in statistics crossing statistics course in Indiana University। तो जाहिर है इस यूनिवर्सिटी में खास तादाद में, खास वक्त पे खास तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, लिहाजा ये हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है, ये इनफिनिट नहीं है, और यूनिवर्सिटी से वो लिस्ट ली जा सकती है, वही फ्रेम हो जाएगा। Obtain a sample of orders that are processed by a mail order firm। ऑनलाइन मेल ऑर्डर फॉर्म आप अंदाजा करें, ये बहुत बड़ी तादाद हो सकती है, बहुत बड़ी इनफैक्ट ये इनफिनिट है, क्योंकि हम इसका अपर लिमिट कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये कुछ इनफिनिट है, कुछ फाइनाइट है। आगे जाते हैं जी। अब मैं सैंपल के हवाले से काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, अब मैं स्टेप्स इन सेलेक्टिंग अ सैंपल, मैं जरा एक कप चाय का ले लूं। अच्छा जी, ये स्टेप में सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करें। फ्रेम, अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो फ्रेम को अगर हो सके तो बहुत फायदा हो जाएगा। हमारे पास बाद ऐसे प्रोसीजर है जिसमें फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब फ्रेम हो तो हमारे प्रोसीजर वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं।
ये फिर फैसला करना कि हमारे सैंपल का साइज कितना होगा, कितने एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये फैसला करें। सेलेक्ट सैम्पलिंग प्रोसीजर आगे, क्योंकि आपको कई सैम्पलिंग प्रोसीजर बताएंगे हम, तो एक सैम्पलिंग प्रोसीजर सेलेक्ट कर लें और आखिर में सेलेक्ट सैंपल। आगे जाते हैं जी। अब मैं आपको मुख्तलिफ सैम्पलिंग प्रोसीजर बताऊंगा। सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा था, कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर है और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर है और कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर को हम रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर भी कहते हैं। ये तीनों नॉन रैंडम है और ये बाकी रैंडम है। इसके अलावा भी सैम्पलिंग प्रोसीजर होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए यही काफी। नॉन रैंडम में हमारे पास 3 टाइप मैंने आपके लिए रखे हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और कोडा सैम्पलिंग। और रैंडम में मैंने आपके लिए रखे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है। तो बाहर रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर में मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रखा है, स्ट्रैटिफाइड रखा है, सिस्टमैटिक रखा है और क्लस्टर रखा है। तो इस तरीके से आपको सैम्पलिंग के जो अहम टाइप्स हैं वो आपको इंशाल्लाह सबको मालूम हो जाएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। फर्स्ट, दे आर फास्ट इन सिलेक्शन एंड क्विक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक इस एतबार से कि सिलेक्शन बड़ी जल्दी हो जाती है, एंड दे आर क्विक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन दे डोंट सेलेक्ट सैंपल ऑन रैंडमाइजेशन बेसिस। रैंडमाइजेशन इसमें नहीं होती, और जब रैंडमाइजेशन नहीं होती तो रिसर्चर का पर्सनल लाइक डिसलाइक खत्म नहीं होता, और इस वजह से इसको नॉन साइंटिफिक सैम्पलिंग प्रोसीजर भी कहते हैं। क्योंकि साइंटिफिक वो होता है जिसमें साइंस में पर्सनल लाइक डिसलाइक की इजाजत नहीं दी जाती। सैंपल सेलेक्टेड इन सच अ वे मे नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो असल आप कन्वीनियंस को चलाते हैं, और कन्वीनियंटली जो अवेलेबल होते हैं, और जो कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं तो आप, इसका मतलब है कि सबको आप सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और मुमकिन है कि उसमें एरर वगैरह आ जाए। इट मे गिव बायस्ड रिजल्ट। रिसर्चर का अपना बायस इस रास्ते से, कन्वीनियंस के रास्ते से सैंपल में आ जाएगा। देयर इज नो वे टू मेजर द अमाउंट ऑफ सैंपल एरर। सैंपल एरर आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये जरा एडवांस बात है, लेकिन बहरहाल फिलहाल आप इस बात को बस जस्ट ये समझ लें कि देयर इज नो वे टू मेजर द अमाउंट ऑफ सैंपल एरर। चलिए आगे जाते। अब मैं एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर पे जरा डिटेल में जाके उनमें से हर एक के टाइप बताता हूँ। Convenience sample are selected as the name implies. Name क्या है? Convenience sample. As the name implies, on the basis of convenience of research. जो उसको conveniently available हो. जैसे asking people to volunteer to test product and using those people as sample. मतलब है आपने सड़क पर एक जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर ली है, कंपनी की गाड़ी, और लोगों को कहते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, उसको आप टेस्ट प्रोडक्ट, तो जो लोग बता लेते हैं। पहली बात तो यह कि सड़क के किनारे आप खड़े हैं, आप बहुत दूर अफ्तादा इलाकों से बहुत दूर है, उनको सिलेक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप उन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो रूटीन में सड़कों पर आ जाते हैं, उनसे सैंपल ले रहे हैं, तो ये बहरहाल कन्वीनियंस सैंपल है। हैविंग पीपल इन द स्ट्रीट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय टेलीविजन स्टेशन, ये जो रूटीन में, याद रखें, ये जो रूटीन में टीवी और अखबार वाले और ये जो मीडिया वाले इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सब कन्वीनियंस सैम्पलिंग होते हैं और ये बायस्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है, जरा पढ़ ले, और ये इसके एडवांटेजेस हैं। बेहतरीन एडवांटेज क्या है? बेटर एट एक्सप्लोरेटरी स्टेज ऑफ रिसर्च। जब आप रिसर्च के शुरू के दिनों में रिसर्च को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उस वक्त बेहतर है। बाद में जब आप कंक्लूजन की तरफ जाए तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग बेहतर नहीं है, फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। जजमेंट सैम्पलिंग क्या है? इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कन्वीनियंस सैंपल ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये रिसर्चर्स जिस एरिया में इंटरेस्टेड है उस एरिया में एक्सपर्ट ढूंढ ले, उनका कन्वीनियंस सैंपल ले ले। देखिए कन्वीनियंस यहां भी चल रहा है।
बिलफर्ज आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में करीब कुछ अरसे में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो पाकिस्तान में वो कौन से लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि वो एक्सपर्ट होंगे, जिनसे अगर आप एक टेलीविजन स्टेशन, टेलीविजन न्यूज़ वाले पूछना चाहें कि आपकी राय क्या है पाकिस्तान के जीतने के मुतालिक, इंडिया के जीतने के मुतालिक, इंग्लैंड के जीतने के मुतालिक, किसके राय है, किसके मुतालिक आपकी राय है, तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं जाहिर है ये वो लोग होंगे जो क्रिकेट को माजी में समझते रहे हों। इमरान खान हो गया, जावेद मियांदाद हो गया, माजिद खान हो गया, ये हमारे लेजेंड्स हैं। इस तरह आजकल भी कुछ लोग हैं, वो जो स्टूडेंट्स को बड़ा पसंद होता है, शाहिद आफरीदी और इस तरह के और बहुत सारे, वसीम अकरम हो गया, वकार यूनुस हो गया, तो ये हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे और इनसे हम पूछेंगे। जैसे मिसाल ये है, a fresh graduate may be interested in those qualities which may help in his selection for government job। बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट है, वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं वो उसके लिए एक्सपर्ट हो गए। बिलफर्ज वो एक गांव का रहने वाला है, तो उस गांव के वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो उनके लिए कन्वीनियंटली अवेलेबल है, वो उनको से बातें पूछेगा, वो पूरे पाकिस्तान में लोगों के पीछे नहीं जाएगा। ये कन्वीनियंस सैंपल होगा लेकिन फिर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। और इसमें एक्सपर्ट्स कौन होंगे, चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं वो उसके लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको मैंने यहाँ लिख दिया। आगे जाते हैं। कोटा सैंपल क्या होता है? कोटा सैंपल ये होता है कि यहाँ मजीद एक रिसर्चर एहतियात करता है, और वो ये कि पॉपुलेशन को जिस कैरेक्टरिस्टिक में वो इंटरेस्टेड है उसके बेस पे वो पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर देता है और हर ग्रुप से अलग सैंपल लेता है। ये हम क्यों करते हैं, ये चले मैं पहले पीछे जाके वो चीज़ बता दूं, फिर वापस आता हूँ इस जगह की तरफ। मैं ज़रा पीछे चला जाऊँ, पहले आपको थोड़ी बात समझा दूँ कोटा सैंपलिंग में ये हम करते क्यों हैं। ये देखें, आपको मैंने बताया कि ये पॉपुलेशन है, इसमें ये 3 लोग एक मिजाज के हैं। इसी तरह ये जो इस कलर में शो किए गए हैं ये एक और मिजाज के हैं। इस तरह इस कलर में जो शो किए गए हैं ये एक और मिजाज वाले लोग। तो हर एक हम पॉपुलेशन को फिर अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और हर ग्रुप से एलिमेंट सैंपल में लेंगे, हर ग्रुप के लिए कोटा असाइन कर लेंगे और हर ग्रुप से एलिमेंट सैंपल में लेंगे। ये कोटा सैंपलिंग हो जाएगी। ठीक है जी। ये कोटा सैंपलिंग। तो पहले पॉपुलेशन में हम देख लेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, और उसमें एक की और दूसरे की राय मुख्तलिफ हो सकती है, तो हम उस बेस पर पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप से जानकर लोग लेंगे पॉपुलेशन में, ताकि हमारा सैंपल पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। ठीक है ना। पहले हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को एक जैसे सिमिलर होमोजीनियस सब ग्रुप में। आपने देखा मैंने एक जैसे कलर वाले बताए थे आपको एक ग्रुप में, होमोजीनियस सिमिलर सब ग्रुप। फिर डिसाइड हाउ मेनी एलिमेंट आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम सब ग्रुप। हर सब ग्रुप से कितने, ये वो कोटा असाइन करने की बात। ये हो सकता है कि बिलफर्ज एक ग्रुप में एलिमेंट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, हैवी ग्रुप हो तो आप उससे जरा ज्यादा सेलेक्ट कर लें, और दूसरे ग्रुप में एलिमेंट कम हो लेकिन उससे जरा कम सेलेक्ट कर लें। लेकिन कोटा सैंपलिंग का कमाल ये है कि हर एक से सैंपल में एलिमेंट्स आएंगे और आखिर में आप करेंगे क्या, सेलेक्ट अ कन्वीनियंस सब सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। ये जो इतने सब ग्रुप बने, 4 या 5 या जितने भी बने, हर सब ग्रुप से आप कन्वीनियंस वाले। याद रखें ये पहले 2 के बेस पे ये कोटा सैंपल नहीं बन जाता, ये आप बाद में भी एक और जगह पर भी देखेंगे। ठीक है। अगर यहां पर मैं कन्वीनियंस के बजाय रैंडमाइजेशन करता या कन्वीनियंस के बजाय कन्वीनियंस किया तो कोटा सैंपल बन गया। अगर यहां कन्वीनियंस के बजाय मैं रैंडमाइजेशन कर दूं तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपल हो जाएगा, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। और वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है। याद रखें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर चाहे जितने भी हैं उनमें एक बात कॉमन है और वो है कन्वीनियंस, वो है कन्वीनियंस। तो बहरहाल ये कोटा सैंपलिंग की एक एग्जांपल है।
जैसे एक कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है, एज एक कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके बेस पे हमने 4 सब ग्रुप बनाए हैं, अंडर 18, 18 to 30, 31 to 50 और ओवर 50, 4 सब ग्रुप बनाए और इस तरह हमने सैंपल ले लिया वगैरह वगैरह, इस तरह लिया जा सकता है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इन द स्टडी ऑफ एयर ट्रेवल, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, रेंटल कार कंपनी एंड होटल एकोमोडेशन, the research firm selected a sample based on control characteristic of mile flown per year, nationality and gender. One of the cell was, अब इसमें बहुत सारे सेल बनेंगे। ये सेल क्या चीजें, ये एक सेल है, ये एक ग्रुप है, या ये एक सेल है, ये दूसरा ग्रुप है या दूसरा सेल है, ये तीसरा ग्रुप है या तीसरा सेल है वगैरह। इसी तरह ये एक सेल है, those who fly more than so many miles per year, और जापानीज हैं एंड दे आर मेल। अब अगर यही सब कुछ रहे लेकिन सिर्फ फीमेल हो जाए, यानी दोज हु फ्लाई मोर देन सो मेनी माइल्स पर ईयर, जापानीज एंड फीमेल, तो वह एक और सेल हो जाएगा। दोज हु फ्लाई मोर देन सो मेनी माइल्स पर ईयर, दे आर पाकिस्तानी एंड मेल, तो एक और सेल हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे सेल बनेंगे। ये कोटा सैंपल के लिए ये एक कोटा बन जाएगा। याद रखें कि इसमें 2 ग्रुप सेट बताए गए हैं। तीसरा ये कि हम को सही मानों में कोटा तब बनेगा जब हम सैंपल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो कन्वीनियंस पर सेलेक्ट करेंगे, हर एक सेल से, हर एक ग्रुप से या हर एक सेल से। कोटा सैंपलिंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो भी मैंने बता दिया। आगे जाते हैं। अब हम आते हैं साइंटिफिक सैंपलिंग प्रोसीजर या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर या रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर। यह मैं बार बार बता रहा हूं, स्टूडेंट में गलतियां करते हैं, ये बार बार बता रहा हूं इसलिए कि वो ये गलतियां ना करें। ओवरऑल इन सैंपलिंग प्रोसीजर के क्या एडवांटेज हैं? सैंपल एलिमेंट आर सेलेक्टेड बाय मीन ऑफ मैकेनिकल डिसीजन रूल। क्या मतलब? मैकेनिकल डिसीजन रूल है, आपका पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं रहता। ये देखें, ये हमारा पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं है, हमने खुद नहीं चूज किया कि कौन कौन से का फॉर्चून के कौन कौन सी कंपनियां हमारे सैंपल में आएंगी। मैकेनिकल डिसीजन रूल है। मैकेनिकल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी मैकेनिक्स ने उसको हमारे लिए बता दिया कि किस किस को सेलेक्ट करना, तो हमारा पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं रहा। द चांस दैट पॉपुलेशन एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड इन सैंपल इज नोन, और वो नोन इस केस में क्या है, 1/500 हर एक का चांस है, 1 डिवाइडेड बाई 500, क्योंकि टोटल 500 कंपनियां हैं और हमने एक कंपनी को अब सेलेक्ट करेंगे तो 1/500 उसके चांस है, और ये सबका बराबर है। No discretion is left to researcher or field enumerator in selecting the sample. देखें, किसी कोई डिस्क्रिप्शन आपकी मनमानी नहीं है। ये एलिमेंट आप कौन से लेंगे ये जो एक्सेल बता देगा, आपका पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं रहा। इट हेल्प्स इन मेजरिंग अमाउंट ऑफ सैंपल एरर। ये वो चीज जो सैंपल एरर ये कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है। ये काफी एडवांस टॉपिक है, बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल आप समझ ले कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर में ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। आखिर में एक बात ये कि स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट द रिजल्ट ऑब्टेन विल बी मोर एक्यूरेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इतनी मेहनत भी करेंगे और आखिर में, भाई याद रखें, ये जितनी भी साइंटिफिक प्रोसीजर है, प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर है, उनसे आपकी नाकामी का चांस कम हो जाता है, खत्म नहीं होता। नाकामी का चांस कम हो जाता है, तो खत्म कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये बात जरा ध्यान में रखें। अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे तो नाकामी का चांस बहुत बढ़ जाएगा। इस केस में नाकामी का चांस काफी कम हो जाएगा, लेकिन यह कि खत्म हो जाए ये नहीं होगा। अब हम आते हैं सिंपल रैंडम सैंपल, और ये वो थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्चून वाला कुछ आपको बताया कि आप किस तरह n एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन जिसमें कैपिटल N एलिमेंट है। ठीक है ना। A simple random sample of n observation is a sample that is chosen in such a way that every subset of n observation of population has the same probability of being selected. और यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, ये भी आप पढ़ लें। पहले मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुका हूँ। Suppose we have 100 workers of which we want to select 5 worker in a sample. 100 है, 5 सेलेक्ट करने। तो एक तरीका यह है कि आप इन 100 वर्कर के नामों की पर्चियां बना लें। बिलफर्ज अगर एक्सेल वेक्सेल भी नहीं है, ये जरा मैंने पुराना तरीका बताया। 100 लोगों के नामों की एक एक पर्ची बना दें और एक बाउल ले लें और उसमें 100 पर्चियां फोल्ड करके रख लें, उनको खूब मिक्स कर लें और एक बच्चे को कहें कि इनसे
बच्चे को कहें खुद ना करें, ताकि पर्सनल लाइक डिसलाइक खत्म हो जाए, और उसे कहे कि इसमें से रैंडमली 5 पर्ची उठा ले, बल्कि बच्चे से कहे 1 पर्ची उठा ले, फिर अपने तौर पे मिक्स करे, फिर एक और उठा ले, फिर एक मिक्स करे, फिर एक और उठा ले, इस तरह करे। तो ये हो जाएगा सिंपल रैंडम सैंपल। आगे जाते हैं जी। सिंपल रैंडम सैंपल का फॉर लार्ज पॉपुलेशन या लॉटरी मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस सूरत में हम कंप्यूटर यूज करेंगे या रैंडम नंबर टेबल यूज करेंगे। रैंडम नंबर टेबल आजकल बहुत कम यूज होते हैं, कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बहरहाल वो आसान है, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। बाजू का सिंपल रैंडम सैंपल का नुकसान ये हो जाता है कि स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप दे में नॉट शो अप इन सैंपल। बिलफर्ज आप पेशावर के तमाम लोगों से 100 लोगों का रैंडम सैंपल लेना चाहते हैं। अब पेशावर में हिंदू कम्युनिटी भी है, लेकिन बहुत थोड़े हैं। आपने रैंडमाइजेशन की सबकी लिस्ट, उसमें हिंदू भी थे, लेकिन बिल्कुल बाई चांस ऐसा सैंपल आ गया जिसमें सारे के सारे मुसलमान है, कोई भी हिंदू नहीं है। तो रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल का यह नुकसान हो सकता है कि स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप में नॉट शो अप, वो मुमकिन है कि सैंपल में ना आए। फिर हमारे पास है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल क्या है कि पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट को 1 से लेके n तक उन पे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर्चून के तमाम एलिमेंट को 1, 2, 3 से लेके 500 तक हम नंबर कर लेंगे। इस नंबर के बाद पहले k से, और वो k क्या चीज है। सपोज आप थोड़ी देर के लिए समझें कि फॉर्चून के टोटल 500 कंपनियां हैं और हमने उससे सेलेक्ट करना है 50 कंपनी। ठीक है, हमने 50 सेलेक्ट करना है, तो k हमारे पास क्या चीज होगा। ये तो हमारे पास कैपिटल N है और ये हमारे पास स्मॉल n है। ठीक है, k क्या होगा, k होगा इट्स इक्वल टू 500 को आप डिवाइड कर दें इस 50 से, तो ये आपके पास है। आप इस तरह करें कि पहले 10 कंपनियों से एक रैंडमली सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना, और रैंडमली एक सेलेक्ट कर लें इस तरह, इक्वल टू रेंड बिटवीन 1, 10 पहले 10 से एक रैंडमली सेलेक्ट कर ले। वो क्या आ गया 7। ठीक है, चलिए ये मैं इधर लिख लेता हूं, वो हमारे पास आ गया 7। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, पहला हमारे पास रैंडमली 7 आ गया। अब इसके बाद ये तो पहला एलिमेंट आ गया, बाकी सारे कैसे होंगे, हम करेंगे ये इक्वल टू दिस नंबर प्लस k, और k कितना है 10, तो अगला कौन सा हो जाएगा 17, उससे अगला कौन सा होगा, इस तरह जाते जाए 27, 37, 47 करके चलते जाए, और कितने जब ये 50 बराबर हो जाए तो सैंपल रोक ले। इस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल कहते हैं। हम एवरी केथ सेलेक्ट कर रहे होते हैं, एवरी 10th यहां मतलब है 7, और फिर एवरी 10th 17, 27, 37 इस तरह चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से कार से सैंपल बड़ी जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना जी। Before starting with a random number, we may select every 25th telephone number listed in a directory. तो ये एक तरीका हो सकता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल का। इसके क्या एडवांटेजेस है, सिस्टमैटिक सैंपल आर वेरी इजी टू ऑब्टेन, और इट स्प्रेड सैंपल ओवर एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, अगर सैंपल में अगर पॉपुलेशन में कोई एक वेव चल रही है किसी एतबार से, बिलफर्ज आप सपोज कर लें, मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझा रहा हूँ, कोई पीरियडिसिटी है, कोई वेव है, ठीक है ना, और वो आपके साथ, बिलफर्ज आप ये समझे कि कोई एंटरटेनमेंट पार्क है, आप बागानारान पार्क या तातारा पार्क इस तरह का कोई पार्क समझ लें, और आप जानना चाहते हैं कि इनकी डेली इनकम क्या है, इनकी डेली एवरेज इनकम क्या है, आप ये जानना चाहते हैं। अच्छा जी, आपने कोई प्रोसेस किया और आपके पास ये k की वैल्यू, सपोज ये k की वैल्यू आपके पास आ गई 7, किसी तरीके प्रोसेस किया और उससे 7 आ गई। अच्छा जी,
और फिर आपने सबसे पहले जब पहले 7 दिनों में रैंडमाइजेशन की, तो आपके पास एक खास तारीख आ गई। बिलफर्ज में चले इधर से खास तारीख ले लेता हूँ कंप्यूटर से। आपके पास तारीख आ गई है 6 जून 2020। आपके पास एक तारीख आ गई है 6 डेट 2020, ये तारीख आ गई है। ठीक है ना जी। 6 जून 2020 आपके पास तारीख आ गई। अब आपने क्या किया कि भाई अगला हम कौन सा लेंगे, इक्वल टू दिस नंबर +7। ठीक है, ये आ गया, तो ये 13 जून हो गया। अब आप इसके साथ ये प्लस करते जाए। आपको समझ आई इसमें क्या गलती हो रही है? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि इसमें गलती क्या हो रही है। ठीक है, आपको अभी समझ आ जाती है कि इसमें गलती क्या होती है। ये आपको अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको अभी नजर आ जाएगी। अब और कर रहे हैं, ये सारे सैटरडेज पे आ रहे हैं। इत्तेफाक से पहला दिन सैटरडे का था और क्या आपके पास 7 आ गया, तो सैटरडे के साथ तो 7 प्लस करेंगे तो सैटरडे ही हो जाएगा। और सैटरडे पर जो है, चूंकि अगले दिन संडे का होता है, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा आते हैं। अब मसला यह है कि इधर भी ज्यादा टिकटें बिकेंगे, इधर भी। आप ओवरऑल जब एवरेज मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि जी इस बार की तो बहुत ज्यादा इनकम है। लेकिन वो गलती किस वजह से? ये सिस्टमैटिक सैंपल की गलती हो सकती है। आपको ऐसा सैंपल लेना चाहिए कि वीक का हर किस्म का दिन उसमें आए। तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई। बाज़ औक़ात लोगों को ध्यान नहीं होता, लेकिन इस तरह की गलती हो जाती है। अब हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोटा सैंपल से बहुत मिलता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कोटा सैंपल से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, ये बहुत मिलता जुलता है उससे। इसके पहले 2 स्टेप कोटा सैंपल जैसे हैं। चले पहले मैं आपको कोटा सैंपल फिर से बता दूं। ये कोटा सैंपल, ये पहले पॉपुलेशन को यूनिफॉर्म सब ग्रुप बना लेते हैं, हर ग्रुप का कोटा असाइन कर लेते हैं और फिर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। कोटा सैंपल में ये होता है कि जब तीसरा स्टेप लेते हैं तो वो कन्वीनियंस के बेस पे लेते हैं। अगर ये तीसरा स्टेप आप कन्वीनियंस के बजाय प्रॉपर रैंडमाइजेशन पे ले ले तो ये सिस्टमैटिक सैंपल बन जाएगा। अब आपको मैं सिस्टमैटिक सैंपल बता रहा हूं। सॉरी, सिस्टमैटिक नहीं, स्ट्रेटिफाइड। ये मैंने सिस्टमैटिक अभी थोड़ी देर पहले बताया, गलत बताया। स्ट्रेटिफाइड सैंपल। स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या होता है कि सबसे पहले पॉपुलेशन के होमोजीनियस सब ग्रुप्स बना लेते हैं। होमोजीनियस सब ग्रुप को हम स्ट्रेटा कहते हैं और उनको कोटा असाइन कर लेते हैं और फिर उनको उससे सैंपल लेते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक इंडेक्स जो है, ये बेसिकली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल पे कैलकुलेट किया जाता है। उसका बिल्कुल वही तरीकाकार है जो मैंने ऊपर बताया कोटा का। बस सिर्फ ये है कि आखिरी स्टेप में मसला है। कोटा सैम्पलिंग में आखिरी स्टेप जो है कन्वीनियंस के बेस पे लिया जाता है और यहाँ पर आखिरी स्टेप प्रॉपर रैंडमाइजेशन पे लिया जाता है। याद रखें, इट मे बी मच मोर एफिशिएंट देन सिंपल रैंडम सैंपल। पीरियडिसिटी का मसला भी इसमें नहीं होता जिस तरह सिस्टमैटिक में होता है। अलबत्ता अगर यूनिफॉर्म सब ग्रुप अवेलेबल ना हो तो इसमें यूनिफॉर्म सब ग्रुप बनाना काफी मुश्किल होता है। अगर यूनिफॉर्म के बजाय नॉन यूनिफॉर्म सब ग्रुप अवेलेबल हो तो आप इस तरह करें कि स्ट्रेटिफाइड के बजाय एक और सैम्पलिंग प्रोसीजर है जो आगे आ रहा है जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म सब ग्रुप बनाते हैं, उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सब ग्रुप बनाना आसान हो तो स्ट्रेटिफाइड सैंपल बड़े काम की चीज हो जाती है। सैंपल सिलेक्शन में आल्सो भी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये अब इतना मसला नहीं, हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है। ये जो क्लस्टर सैंपल है उसमें हमें ये चीज चाहिए होती है, नॉन यूनिफॉर्म सब ग्रुप्स। इसमें हम पॉपुलेशन को यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और फिर या तो पूरा का पूरा ग्रुप या उससे एक बड़ा सैंपल ले लेते हैं। और याद रखें, यूनिफॉर्म सब ग्रुप को तो हम स्ट्रेटम कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सब ग्रुप को हम क्लस्टर कहते हैं। बाकी क्लस्टर सैंपल सिंगल स्टेज भी हो सकता है, मल्टी स्टेज भी हो सकता है। बिलफर्ज पाकिस्तान में क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज वाले जो क्रॉप्स की स्टैटिस्टिक डेवलप करते हैं
वो नॉन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल इस्तेमाल करते हैं। उनका पहला क्लस्टर जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जाहिर है एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह होता है, लेकिन अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप होता है, इस वजह से हम उसको क्लस्टर कहते हैं। बहरहाल तो पहला स्टेप में वो डिस्ट्रिक्ट्स लेते हैं, और यानी पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका सैंपल ले लेते हैं, उससे सेलेक्टेड सैंपल ले लेते हैं। फिर जब जो सेलेक्टेड पहले स्टेप में जो सेलेक्ट हो गए, जो पहले स्टेप में सेलेक्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बिलफर्ज विलेजेस का सैंपल ले लेते हैं। विलेजेस का सैंपल जैसे चारसदा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया तो चारसदा में तमाम विलेज नहीं लेते, चारसदा दूसरे स्टेज में जाके चारसदा के तमाम विलेजेस में चंद विलेजेस बिलफर्ज 4-5 विलेजेस का सैंपल ले लेते हैं। अब चारसदा में तो बहुत सारे विलेजेस हैं, इन्होंने 4-5 विलेज सेलेक्ट कर लिए। वो 4-5 विलेज जब सेलेक्ट हो गए तो उन विलेज में फिर चले जाते हैं। बिलफर्ज तंगी एक गांव है, वहां पर चले गए, वो सेलेक्ट हो गया था तो उधर चले गए। अब तंगी में जाके वहां पर उन्होंने तमाम खेतों की लिस्ट बना ली और उससे अगेन एक सैंपल ले लिया। तो ये 3 स्टेज यानी मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल हो गया। सबसे इसकी बात यह है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और एक बहुत अहम बात यह है कि आपको कंप्लीट फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती। और जो मैंने आपको क्लस्टर सैंपल की एग्जांपल बताई वो बेसिकली ज्योग्राफिक एरियाज थे, और ऐसे में इसको एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं। ऐसे क्लस्टर सैंपल को एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं। होपफुली आज का आपको सैंपलिंग की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी तवज्जो से मेरी बात सुनी। इस रिकॉर्डिंग का मुझे बड़ा फ़ायदा यह है कि तमाम स्टूडेंट्स इसको एक से ज़्यादा दफ़ा सुन सकते हैं। कोशिश करें कि इसको एक से ज़्यादा दफ़ा में आराम से सुनें।